नमस्कार। आज तक पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिहार को नया चिराग मिल गया है। एनडीए जिसको लेकर बेहद उत्साहित है और चिराग पासवान हाजीपुर से टिकट पाने के बाद अपनी पार्टी से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चिराग पासवान जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। थैंक यू चित्रा जी। तो चाचा और भतीजा आमने सामने होंगे हाजीपुर में। मुझे नहीं पता, ये फैसला उन्हीं को ही लेना है कि वो सामने से आते हैं। मुझे बस इतना पता है, और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई है, तो उसमें भी औपचारिक मोहर पार्टी की तरफ से भी लग गई है कि हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। तो मुझे बस इतना पता है कि एनडीए का प्रत्याशी मैं होऊंगा हाजीपुर से। चाचा सामने रहेंगे तो मुकाबला कितना कड़ा और बड़ा रहेगा? मैं चित्रा जी नहीं घबराता किसी चुनौतियों से, और पिछले 2.5-3 साल मैंने चुनौतियों का सामना करते हुए ही मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर मैं उनसे डरता घबराता तो शायद मैं यहाँ तक आता ही नहीं। तो एक और चुनौती के तौर पर एकदम स्वागत करूंगा। मैंने कहा बिहार को नया चिराग मिल गया है, वो इसीलिए क्योंकि पिछले 3 सालों में हमने एक नए चिराग पासवान को देखा है बिहार के भीतर, जिसने खूब संघर्ष किया और आखिरकार आपकी जीत हुई। तो नरेंद्र मोदी का हनुमान बनने की वजह से ये जीत हासिल हुई है। पारस जी की चमक आपने फीकी कर दी। मेरा रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से, मुझे लगता है शायद मैं कभी जिंदगी भर मैं उसको कभी शब्दों में या भावनाओं में मैं उसको व्यक्त ही नहीं कर पाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि शायद प्रधानमंत्री जी भी कभी इससे ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे। मैंने मेरे प्रधानमंत्री को जिस आत्मीयता से उन्होंने मुझे उस दिन गले लगाया एनडीए के जब 25 साल की वो बैठक थी, ये रिश्ता मेरा रहा है मेरे प्रधानमंत्री से। और इसीलिए ये हनुमान वाला भी जब पूरा वो आया, मैंने भी उसको डंके की चोट पे बोला, क्योंकि वो प्यार, वो इज्जत, वो सम्मान हमेशा मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहा है। मैं इस गठबंधन में 2014 में भी जब हम लोग आए, उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण मेरे प्रधानमंत्री जी ही थे। तो वो रिश्ता रहा है, और उन्होंने भी हमेशा वो प्यार, वो सम्मान व्यक्तिगत तौर पर हमेशा दिया। क्योंकि बीच में एक समय ऐसा भी था कि जब लोग इसी हनुमान शब्द को ताने के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। क्या हुआ, बड़ा हनुमान बना फिरता था, क्या कर लिया, ये भी मुझे कई बार कहा गया। बट उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे हमेशा व्यक्तिगत तौर पर वो सहारा दिया, वो संरक्षण दिया, और आज गठबंधन में वो सम्मान दिया। लेकिन आपने 2 बातों का जिक्र किया, बीच में ताना भी मिला इस वजह से, जब बंगला आपका खाली कराया गया और जब पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, उस समय ताने मिलते थे। तो आपने शिकायत भी की थी प्रधानमंत्री से, हनुमान मैं था और यहाँ पर आप किसी और को लिए जा रहे हैं। नहीं, उनसे शिकायत करने की मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी भावनाओं को समझा। मेरा उनसे सबसे करीबी रिश्ता मेरे जीवन के सबसे दुखद या सबसे व्यक्तिगत तौर पर कठिन समय में ये रिश्ता बना। जब पापा हॉस्पिटल में थे, दिन में 2-2 बार उनका फोन आता था। और मुझे लगता है कि जब ये दर्द या दुख के समय के जो रिश्ते होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा गहरे रिश्ते बनते हैं। तो उस वक्त उनके साथ जो जुड़ा हुआ, तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मुझे उनको एक्सप्रेस करने की जरूरत है, या मुझे उनको कुछ बताने की जरूरत है, या नाराजगी जाहिर करने की जरूरत है। मुझे हमेशा इतना धैर्य मुझ में जरूर था कि वो सही समय आने पर वो सही निर्णय लेंगे। सही समय कैसे आया चिराग पासवान से, अब मैं इस बारे में जानना चाहूंगी। बीजेपी के ऊपर आपने कौन सा जादू कर दिया कि 5 सीटों वाले आपके पशुपति पारस चाचा जी, उनको बिल्कुल दरकिनार करके और पूरी की पूरी सीटें आपको दे दी गई? कौन सा जादू किया है चिराग पासवान ने बीजेपी पर? मुझे लगता है मेहनत का कभी कोई पर्याय नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति मेहनत कर कर अपने आप को निखारता है, संघर्ष कर कर अपने आप को निखारता है, और जो आपने परिचय में भी, इंट्रोडक्शन में भी आपने बोला कि एक नए चिराग से, हकीकत है 2020 से पहले वाला चिराग बहुत अलग चिराग था। वो एक बेटा चिराग पासवान था, पर इन संघर्ष ने मुझे निखार कर मेरे अंदर नेतृत्व की वो क्षमता दी। इन 2.5-3 सालों में जो संघर्ष मेरा रहा, जिन कठिन परिस्थितियों से मैं, मेरे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जूझते हुए, बिना थके, बिना हार माने, बिना लड़खड़ाए, बिना घबराए, सिर्फ हम लोग लड़ते रहे, बिना इस लालच के कि हमें क्या मिलने वाला। किसी को नहीं पता था कि जिस राह पर हम लोग चल रहे हैं, उस राह के अंत में है क्या, उस क्या मोड़ पे क्या मिलेगा हम लोग को, किसी को नहीं पता था। बट हाँ, सुखद पड़ाव तक हम लोग पहुंचे, इस बात की खुशी जरूर। लेकिन अंदर की बात आपको बतानी पड़ेगी बिहार के दर्शकों को कि आखिर क्या बातचीत हुई बीजेपी से, जिसके बाद चिराग पासवान को बिल्कुल हाथों हाथ ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने और पशुपति पारस जैसे नेता को साइडलाइन कर दिया गया। देखिए, मैं एज अ यंग पॉलिटिशियन ना, मैं बहुत सीखता हूँ। बचपन से मेरी आदत रही है, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, उनसे अच्छी चीजें सीखने का प्रयास करता हूँ। अटल जी कितनी खूबसूरती से, अच्छे से बोलते थे,
वो शब्दों को अपने अंदर लाने का मैं प्रयास करता हूँ। बात सुषमा घुमा जी रहे के हैं आप, जो नहीं, सवाल मैंने पूछा था बात घुमा रहे हैं आप। नहीं, मैं उसी का एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने भाजपा से भी, एक छोटा दल होने के नाते मैं ये सीखता हूँ जो रिसर्च ये लोग करते हैं। और आज मुझे भाजपा को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। इनका रिसर्च, इनके डेटा, इनके स्टैट्स, इनका फीडबैक इतना स्ट्रांग है कि किसी को जाकर कोई इनको बता नहीं सकता और कोई इनको बहला नहीं सकता। आप धमकी भी तो दे रहे थे कि आपका जो गठबंधन है वो बिहार की जनता के साथ है, तो जब चिराग पासवान इस तरह का बयान देंगे तो उसके मतलब मायने तो निकाले जाएंगे। नहीं चित्रा जी, धमकी नहीं थी। और ये 15-20 दिन पहले की बात है। ये धमकी नहीं थी, ये मेरा वो लगाव मेरी बिहार की जनता के साथ है। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, भले ही मुझे कहा जाता है कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स करता हूं, मैं कतई मैंने प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की। 2020 में भी ये बयान क्यों दिया फिर? मेरे अंदर ना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इतनी है चित्रा जी, अपनी चीजों को लेकर, अपनी सोच को लेकर मैं इतना क्लियर हूं। 2020 में मुझे पता था कि मुझे अकेले चुनाव लड़ना है। कोई गठबंधन, लोग बोलते हैं इसको ऑफर मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है। मैं ईमानदारी से बोलूं, कोई मुझे ऑफर देता ही नहीं है, डर के मारे, क्योंकि उनको पता है कि पीएम को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, ये उनके साथ रहेगा। बीच में माहौल तो पूरा बना दिया था आपने कि महागठबंधन से बड़े ऑफर मिले जा रहे हैं चिराग पासवान को, एनडीए वाले डर रहे हैं, इस तरह का माहौल बनाया था आपके नेताओं ने मिलकर। मैंने चित्रा जी कतई कोई माहौल नहीं बनाया था। अगर आप देखेंगी, मैं खामोश हो गया था। मैंने 12-15 दिन मैं मीडिया के सामने मैं आया ही नहीं था। आप आर्काइव्स निकाल के देख लें, 12-15 दिन मैं मीडिया के सामने था ही नहीं। मैंने कोई एक बयान नहीं दिया। तो मैंने कभी, अच्छा मुझे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि गठबंधन में जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, तो मुझे इन सारी बातों की किस तरीके से बातचीत चल रही थी? अच्छा सुनिए, जिस दिन का आप जिक्र कर रही हैं वैशाली, हाँ। उससे पहले मेरी एक मुलाकात, एक राउंड की मुलाकात मेरी जेपी नड्डा जी से हो चुकी थी। और उस मुलाकात में भी अगर आप देखें जो तस्वीरें थी, बहुत खुश था मैं। ये तो प्यारी प्यारी बातें हो गई ना। मैं अंदर की बात जानना चाहती हूँ कि बीजेपी ने आपको क्यों चुना पशुपति पारस की बजाय? वो भी तब जब वो मंत्री थे, इतने दिग्गज मंत्री कैबिनेट में। मैं ये जानना चाहती हूँ। हाउ डू आई आंसर दिस कि बीजेपी ने मुझे क्यों चुना? मैं सिर्फ अपना काम करता रहा, मैं मेहनत करता रहा। और मुझे लगता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को वो मेहनत दिखी, वो प्रयास दिखे, वो संघर्ष दिखे, और लोगों का वो समर्थन मेरे संघर्ष को मिलता हुआ दिखा। संभवतः वही कारण होगा। तो अब जब चाचा जी की राह अलग हो गई है एक तरीके से, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो आपकी कोई बातचीत हुई? आखिरी बार कब बातचीत हुई थी पशुपति पारस जी से आपकी? वेल आई डोंट इवन रिमेम्बर दिस ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि कभी उन्होंने फोन लिया ही नहीं। मुझे याद है जिस दिन पार्टी परिवार टूटा था, उस रात पूरी रात मॉम उनको फोन ट्राई करती रही। एक बार शायद वो फोन पर आए, मॉम बेहतर बता पाएंगे, एक बार शायद वो फोन पर आए और मॉम सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करती रही कि आप एक बार आ जाइए घर, एक बार आ जाइए, सारी चीजें हम लोग मिलकर ठीक कर लेंगे, बस पार्टी परिवार मत तोड़िए, एक बार आप घर आ जाइए। पर वो दिन और आज का दिन है, ना वो कभी आए, ना कभी उन्होंने फोन किया। मगर उनको जो जो चाहिए होता क्या वो दे देते चिराग पासवान? मैं चित्रा जी, मैं उस वक्त की भी बात बता रहा हूँ। शायद आपको वो पता नहीं, याद होगा कि नहीं, मैं टाइफॉइड में था, मेरे हाथ में कैंडुला बना हुआ था। मैं खुद कार ड्राइव करके मैं उनके घर पर गया था और लगभग 1.5 घंटा मैं खड़ा रहा था। बिल्कुल। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उस वक्त मैं अपना सर्वोच्च निछावर करने ही गया था, आप ये मान लीजिए। मैं मॉम को, सिर्फ मॉम को घर पे बोल के गया था कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनना है, मैं उनको पार्टी का अध्यक्ष देने जा रहा हूँ, उनको मंत्री बनना है, मैं उनको देने जा रहा हूँ, मैं उनको सब देने जा रहा हूँ जो उनको चाहिए। बस इस परिवार को ना तोड़ें, इस पार्टी को ना तोड़ें। ये परिवार, ये पार्टी पापा का गुरु रहा है, उनका अभिमान रहा है। उन्होंने अपने जीते जी, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन काल में ये कठिनाइयां नहीं आई, उनके जीवन में भी ये सारी परेशानियां आई, पर उन्होंने सारी परिस्थितियों से लड़ा, पर उन्होंने कभी परिवार और पार्टी को टूटने नहीं दिया। मैं भी बस सिर्फ उनसे ये मिन्नतें करने गया था कि चाचा जी प्लीज परिवार और पार्टी को मत तोड़िए, जो आपको चाहिए आप सब। 2021 में आपकी आखिरी बार बातचीत हुई थी? 2021 में। उसके बाद कभी बातचीत नहीं हुई है? और अब जब उनकी कुर्सी चली गई तो आप खुश हो रहे हैं या दुख है आपको? आप जानते हैं मैं पूजा पाठ में विश्वास रखता हूं, मैं कर्मा में भी उतना ही विश्वास रखता हूं। दूसरों के दुख पर जो खुश होता है उसकी खुशी ज्यादा दिन रहती नहीं है। मैं कतई किसी दूसरे के कठिन समय को देखकर या विपरीत परिस्थितियों को देखकर मैं कतई उससे खुशी नहीं लेना चाहूंगा। बट हाँ, उतना ही गर्व, उतना ही गुरूर मुझे इस बात का है कि हम लोग अपने संघर्ष को एक सुखद पड़ाव तक ले आए। अगर इतना ही दूसरे का दर्द देखा जा रहा है तो फिर हाजीपुर छोड़ देते आप चाचा के लिए? मैं क्यों? जमुई से आप 14 में जीते, उससे ज्यादा बड़ी मार्जिन से 19 में जीते, तो फिर हाजीपुर जाने की वजह क्या रही? यही ना कि हराना है चाचा नहीं, को, बिल्कुल उनको नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं नाशुक्रा नहीं होता एक बेटे के नाते कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को मैं छोड़ दूं? मेरी जिम्मेदारी एक पुत्र होने के नाते भी तो है चित्रा जी।
और मैं कम से कम उन जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास तो कर सकता हूं। जिस धरती को पापा ने अपनी मां माना था, मैं कम से कम इतना प्रयास, मैंने तो सिर्फ प्रयास ही किया ना, अंतोगत्वा फैसला तो मेरे हाथ में नहीं था चित्रा जी। फैसला तो गठबंधन के हाथों में था, क्यों किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा, मैंने अपना पक्ष रखा। मैं क्यों प्रयास करना छोड़ देता? जिस धरती की सेवा पापा ने इतने सालों तक की, जिसकी वजह से पापा को आज देश दुनिया में तो जाना जा रहा है। पापा ने ही तो वो सीट आपके चाचा को दी थी ना, हाजीपुर। बिल्कुल। बट उस वक्त पापा थे, आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, मैंने बस यही कहा कि मैं एक पुत्र की जिम्मेदारी निभाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। पापा के जाने के बाद उनके अधूरे कार्यों को, और मैं मानता हूं कि एक बेटे से बेहतर कोई नहीं जान सकता पापा की सोच को, पापा की चिंताओं को, बस मैं उनको पूरा करना चाहता हूं। पशुपति पारस जी ने मंत्री पद छोड़ा है, लेकिन अभी तक एनडीए से अलग नहीं हुए, तो एनडीए में उनको बने रहना चाहिए या उनको दूसरी राह अख्तियार कर लेनी चाहिए? भतीजे की क्या है सलाह उनको? हु एम आई टू डिसाइड ऑन दिस? और वो उम्र में और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। मैं कतई कोई नहीं होता उनको किसी भी तरीके का सुझाव देने वाला। बट हाँ, उन्होंने इस बात को कई बार कई मंचों पर कहा है कि राजनीति में अपनी अंतिम सांस तक वो एनडीए के साथ वो रहेंगे। उन्होंने कई बार इस मंच को, हर मंच से इस बात को कहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जब लक्ष्य दिया है 400 पार का, मुझे नहीं लगता कि उस लक्ष्य में वो स्वयं रोड़ा बनना चाहेंगे। जब उनके पास सीट ही नहीं होगी, वो लड़ेंगे कहां से? पूरी सीटें तो आपने ले ली, पांचों की पांचों। सो व्हाट डू आई डू इन? तो क्या एलजेपीआर चाहेगी कि चाचा को एक सीट दी जाए? मैं कौन होता हूँ चाहने वाला, और मैं कौन आप होता हूँ अध्यक्ष किसी को हैं। भी? अच्छा, मेरी पार्टी में से एक सीट उनको दी जाए? जब सारी आप उस हिस्से की, तो सारी सीटें आपको आ गई पर ना। मुझसे किसी ने कोई संपर्क ही नहीं साधा ना। अगर संपर्क साधते हैं तो मैं जरूर पार्टी के भीतर इसकी चर्चा करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा। एक भतीजे के तौर पर आपकी क्या चाह है? मैं भतीजे से ज्यादा माँ का पुत्र हूँ, जिन्होंने उस कठिन समय में, जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, मेरी बहनों ने आंसू बहाए, मेरे भाई रोए हैं, मेरी फुआ जो कि उनकी अपनी सगी बहन है, उनको तकलीफें हुई हैं। मैं अकेले, मेरे लिए चित्रा जी, और इसीलिए मैं ना बहुत ज्यादा सहज नहीं होता हूँ ये सब चर्चा करने में, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, पारिवारिक विषय भी है। भविष्य क्या देख रहे हैं पशुपति पारस जी का? आई हैव नो आइडिया ना, मैंने उस तरफ ध्यान केंद्रित किया, मैंने सोचा भी नहीं है उस तरफ एक्चुअली। अगर वो महागठबंधन में जाते हैं तब, नहीं, और बिल्कुल। हाजीपुर से आपके सामने आकर दम ठोकते हैं आपको हराने के लिए, तब क्या करेंगे? आई विल रिपीट माई सेल्फ, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। हर चुनौती के लिए? चाचा सामने हो तो भी? बिल्कुल। ठीक है। महागठबंधन ने क्या ऑफर दिया था चिराग पासवान को? देखिए, मुझे भी सूत्रों के माध्यम से ही और मीडिया के माध्यम से ही ये जानकारी थी। वो एक ऐसा समय था जब मेरी गठबंधन के भीतर बहुत सहज रूप से बातचीत चल रही थी। उसी बीच में मुझे भी ये सारी बातें सुनने को मिली। मैं इस बात को कतई नहीं झुठलाऊंगा, मेरे संबंध है, और ये मैंने पापा से ही सीखा है कि आप हर किसी से मधुर संबंध रख सकते हैं राजनीतिक मतभेदों के बावजूद। मैं मेरे मुख्यमंत्री को हमेशा उसी इज्जत से मैंने उनको पुकारा, मेरे मुख्यमंत्री कहकर ही मैं उनको हमेशा संबोधित करता, तब भी था जब मैं उनसे अलग था, पाँव उनके तब भी छूता था। तो ये संबंध मैंने निभाए हैं। राजद में वो रिश्ते मेरे जरूर रहे हैं, पर इन रिश्तों की माध्यम से मुझे कोई ऑफर मिला हो, ऐसा नहीं था। अब नीतीश कुमार जी को हराने के लिए तो आपने न जाने 2020 में क्या क्या कर दिया था। उसी नीतीश कुमार के साथ एनडीए में अब आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। लक्ष्य बड़ा है ना, टारगेट हम लोग का बड़ा है। हाँ। आज की तारीख में लड़ाई इस बात की नहीं है कि उनके और मेरे बीच में क्या मतभेद है। दो दुश्मनों को दोस्त बना दिया पॉलिटिक्स ने। नहीं, बट जब कोई बड़ा लक्ष्य होता है उसके लिए सबको एक साथ आना ही होगा, सबको एक साथ मिलकर ही उसमें आहुति देनी होगी उस बड़े यज्ञ के सफल होने के लिए। अभी का लक्ष्य तो बड़ा है, ऐसा ना हो कि फिर 2025 में नीतीश जी के लिए आप अलग राह अख्तियार कर लें। मुझे लगता है जब कन्वर्सेशंस नहीं होते ना तो दूरियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो मतभेदों को और बढ़ा देती हैं। अब जब हम लोग एक मंच पर, एक गठबंधन में, तो संभवतः वो तमाम बातों को भी आयरन आउट किया जा सकेगा। बातचीत होती है नीतीश जी से आपकी? मेरी अभी तक नहीं हुई, इस दौरान नहीं हुई। सार्वजनिक कार्यक्रमों में जरूर मुलाकातें होती हैं, हमेशा मैंने उनका आशीर्वाद लिया है और उन्होंने आशीर्वाद दिया भी है। तो आशीर्वाद देते समय उन्होंने ये तो नहीं कहा कि देखो अब कैंडिडेट खड़े मत करना मेरे उम्मीदवारों के खिलाफ, ऐसा कुछ कहा या नहीं कहा? मेरी क्योंकि उनसे उनको 43 तक पहुंचाने का श्रेय कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार तो आप ही थे 2020 में। मेरी उनसे आखिरी मुलाकात शपथ ग्रहण के दिन ही हुई थी, जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर। उस दिन मुलाकात हुई थी और उस दिन हंसी मजाक के माहौल में उन्होंने मुझसे जरूर पूछा था
कि अब तो साथ देंगे ना आप हमारा। हाँ, तो क्या कहा आपने फिर? अब एक गठबंधन में है, लक्ष्य है 40 की 40 सीटें जीतना। इस लक्ष्य में हम ही लोगों की कमी होगी अगर कोई सीट आगे पीछे होती है। अगर ईमानदारी से हर घटक दल ने अपनी भूमिका निभा दी, और जो निभाएंगे और निभानी भी होगी, 400 के लक्ष्य को पार करना, उसमें बिहार की 40 सीटों का एक अहम योगदान है जो हम लोग मिलकर करेंगे। ठीक है। चाचा भतीजे की बात हो रही थी तो आपने जोर देकर कहा कि आपकी भूमिका एक बेटे के तौर पर ज्यादा हो जाती है अपनी मां को लेकर, क्योंकि उन्होंने एक लंबा संघर्ष बीते 3 सालों में देखा है। तो आपकी मां क्या चुनाव में जाएंगी, वो चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का 2024 का? मोम नहीं लड़ेंगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर रखा। हैविंग सेड दैट, शी इज ऑलवेज बीन द ब्रेन बिहाइंड माय फादर्स पॉलिटिक्स। हमेशा पीछे से उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। मेरे साथ वो इस दौरान एकदम चट्टान की तरह अपने आंसुओं को छुपाकर, अपनी पीड़ा को छुपाकर, एकदम एज अ स्ट्रांग लेडी वो हमेशा मेरे साथ रही हैं। बट हाँ, सक्रिय राजनीति से उन्होंने हमेशा अपने आप को दूर रखा है। बीच में एक ऐसा समय भी था जब राज्यसभा का जिक्र हो रहा था और उनके पास ये ऑफर था। अगर वो मानती तो आज वो राज्यसभा से वो सांसद हो रही होती। पर इस दौरान भी जो उनको ये प्रस्ताव मिला, उन्होंने सिरे से उसको भी खारिज किया। कब मिला था प्रस्ताव? अभी हाल दिनों की ही बात है, जब ये राज्यसभा के चुनाव की जब बात चल रही थी तो उस वक्त भी ये चर्चा में आया था और उनके नाम को लेकर कि मतलब 4 लोकसभा की सीटें आपको दे देते हैं, राज्यसभा से ये मां को भेज सकते हैं, ऐसे कुछ बात। ये गणित मुझे नहीं बताया गया था कि कितनी कहां पे, बट हाँ इतनी चर्चा जरूर थी कि उनको राज्यसभा अगर वो चाहती, पर वो उन्होंने चाहा ही नहीं। कौन कौन से आपके दूसरे उम्मीदवार होंगे बाकी की सीटों पर? समस्तीपुर में प्रिंस हैं आपके भाई चचेरे, उनके सामने कौन होगा? बाकी की सीटों पर जमुई से आप किसको उम्मीदवार बना रहे हैं? खबर है कि आपके जो जीजा जी हैं वो भी उम्मीदवार होंगे एलजेपीआर से। अभी 2 दिन ही हुए हैं चित्रा जी सीटों के नामों की घोषणा किए, तो अभी तक मेरी अधिकृत बातचीत पार्टी के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर नहीं हुई है। मुझे लगता है 1-2 दिन का समय और लगेगा और इन तमाम सीटों पर जैसे ही पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा एक आम राय बन जाती है, उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। कितना इंतजार करना होगा? खासतौर से आपके लोगों की नजर ज्यादा रहेगी इस पर। हाँ, नहीं, क्योंकि ज्यादा इंतजार कर भी नहीं सकते, बिकॉज फर्स्ट फेज के तो नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई और फर्स्ट फेज में भी एक सीट है हम लोग की, जमुई की सीट है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय है। 2-4 दिन में ही मुझे लगता है इसकी घोषणा कर दी जाएगी। पिछली बार जो लोग सांसद चुने गए थे उनमें से क्या कोई भी चेहरा नजर आ सकता है इस बार एलजेपीआर की सीट से आपको छोड़कर? मैं अधिकृत नहीं हूं इस पे कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि जब तक पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा कोई राय इन बातों को लेकर नहीं बनती। हाँ, इतना जरूर है कि जो सांसद मुझे उस वक्त छोड़ कर गए थे चाचा जी के साथ, उनमें से 2 सांसद वापस हमारे साथ हैं, जिसमें वैशाली से वीना देवी जी हैं और खगड़िया से महबूब अली कैसर साहब हैं। तो ये दोनों लोग हैं और दोनों ने इच्छा जाहिर की है पार्टी के समक्ष। अब अंतोगत्वा ये पार्टी को निर्णय लेना और पार्टी को कई क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लेना है। मैं कतई ये नहीं चाहता कि मेरे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के मन को ये आहत लगे कि भैया जो लोग धोखा देकर गए और आज हम लोगों ने संघर्ष किया 2.5-3 सालों तक, और अब जब चीजें बेहतर हुई हैं तो फिर आप लोग उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। बट ये तमाम फैसले पार्टी को ही लेने हैं। मतलब 2-4 दिनों के भीतर इस बारे में ऐलान कर दिया जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने मुलाकात की है लालू यादव से। तो ये जो महागठबंधन की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है, उनका ये दावा है कि कतई एनडीए इस गलतफहमी में नहीं रहे कि पिछली बार जैसा रिजल्ट इस बार रहने वाला है। वो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम दूसरे मुद्दों पर लगातार आप लोगों को घेर रहे हैं। क्या है इस पर जवाब? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महागठबंधन के लोग कि कतई पिछली बार वाला रिजल्ट इस बार नहीं होगा। इस बार एक सीट की कमी जो पिछली बार रह गई थी, हम लोग उसको भी पूरा कर लेंगे। किशनगंज की जो एक सीट पिछली बार हम लोगों से चूक हो गई थी, वो वाली भी सीट हम ले लेंगे। मेरा विश्वास अगेन स्टैटिस्टिक्स के आधार पर है। पिछली बार गठबंधन में सिर्फ 3 दल थे। हम लोग थे, जनता दल यूनाइटेड थी, भारतीय जनता पार्टी थी। तब हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया। आज की तारीख में तो 2 और मजबूत दल हम लोग के साथ जुड़े हैं। आदरणीय मांझी जी भी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। तो मैं मानता हूं कि हम लोग गणित के हिसाब से हम लोग बहुत मजबूत हैं। ना सिर्फ गणित के हिसाब से, हमारे नेता प्रधानमंत्री जी का चेहरा इतना लोकप्रिय और इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि लोकसभा के चुनाव में बिहार में किसी को भी उनके नाम को लेकर कोई संदेह होगा।
और अब तो बिहार में डबल इंजन की सरकार भी है, तो उसका भी लाभ मिलेगा ही मिलेगा। डबल इंजन की सरकार तो आती जाती रहती है बिहार में नीतीश जी के सहयोग की बदौलत। नीतीश जी की ये जो पलटी मार पॉलिटिक्स है, चिराग पासवान इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनकी अपनी सोच है। अभी इसमें गोल मोल नहीं, एकदम दो टूक स्पष्ट वादिता के साथ आप बात मैं करेंगे। इसमें क्या स्पष्ट बता सकता हूँ? देखिए, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये तमाम चीजें, परिस्थितियों का मैं आकलन करता हूँ, सीखता हूँ, समझने का प्रयास क्या करता हूँ। नीतीश जी को चिराग पासवान से सीखने की जरूरत है कि जब बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन किया, जब उनका बंगला चला गया, जब पशुपति पारस को ज्यादा तवज्जो दी गई, उसके बावजूद वो बीजेपी के साथ बने रहे, गठबंधन नहीं छोड़ा और अंत भला तो सब भला हुआ? मैं चित्रा जी बहुत छोटा हूं मेरे मुख्यमंत्री के सामने। उनकी उम्र, उनका रुतबा, उनका तजुर्बा मुझसे बहुत ज्यादा है। जितनी मेरी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा उनका राजनीतिक अनुभव है, जिसका मैं सम्मान करता हूं। और मैं कोई नहीं होता उनकी राजनीति पे प्रश्न उठाने वाला। मैंने कभी उठाया भी नहीं। उनकी नीतियों को लेकर जरूर मैंने बातें पूरे की हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने कवरेज की है आप लोगों उनकी की। राजनीति को लेकर नहीं। हाँ। हाँ, उनकी नीतियों को लेकर मैंने बिहार में जरूर मैंने जिक्र किया था। बट बहरहाल अब गठबंधन में है, तो हम लोग उस दिशा में अभी जाने का कोई मतलब नहीं है। बड़े अभी लक्ष्य चाचा के बारे में ज्यादा नहीं बोलना है नीतीश कुमार को लेकर। बड़े लक्ष्य की ओर अभी हम लोग को बढ़ना है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा, उनका अपना अनुभव है और अपने अनुभव से, देखिए, सही या गलत, बट जो फैसले उन्होंने लिए अपने अपने पार्टी के लिए, तो उन्होंने सही ही लिए ना। ठीक है। उसका लाभ तो हुआ ही। एलजेपीआर, एक नया नाम आपको रामविलास जी का जोड़ना पड़ा था एलजेपी के आगे। अब चूंकि स्थितियां आपके अनुकूल हैं, तो क्या आपको लगता है कि पुराने नाम को वापस पाने के लिए चिराग पासवान जद्दोजहद करेंगे? वो चुनाव आयोग या ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? आपको लग रहा है कि जो नाम मिल गया है अब उसी के साथ नहीं, चलना देखिए, है? बिल्कुल हम लोग करेंगे। पार्टी में इसको लेकर भी दो राय स्ट्रांगली, और मेरे खुद के मन में दो राय चल रही हैं। एक इस बात को लेकर जरूर है कि वो पापा का चुना हुआ नाम था, उनका चुना हुआ सिंबल था, जो आज हम लोगों से छीन लिया गया। मैं जरूर चाहूंगा कि जो नाम, जो सिंबल उन्होंने चुना था, वो हम लोग को वापस मिले। उसकी लड़ाई हम लोग कानूनी और चुनाव आयोग में हम लोग लड़ ही रहे हैं, और अब मुझे लगता है जल्द हम लोग के हक में वो फैसला होना चाहिए, जो मैं मानता हूं, जिस तरीके से हम लोगों ने तर्क और दलीलें वहां पर रखी हैं। हैविंग सेड दैट, ये नया नाम भी हम लोग को इतना गर्व देता है क्योंकि इसमें पापा का नाम है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जितनी बार हम लोग इस नाम को लेते हैं, उतनी बार खुद पे हम लोग को गर्व होता है कि हम लोग उनके अनुयायी हैं। और सिंबल भी बहुत खूबसूरत है, हेलीकॉप्टर, ऊंचाई, हमेशा ऊंचा लेके जाने की का बल हम लोग को देता है। तो ऐसे में पार्टी के कई लोग हैं जो मानते हैं कि ये नाम, ये सिंबल ही हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आने वाले समय में तय किया जाएगा। आगे तय करेंगे आप, ठीक है। चलते चलते एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। फिल्मों की दुनिया से राजनीति में आपने सफर किया, बड़े सारे कांटे भी आपने देखे। अब आगे की राह चिराग पासवान खुद के लिए क्या पा रहे हैं? राजनीति में, क्योंकि मैंने पापा को देखा है, आप कभी नहीं कह सकते दैट यू हैव अराइव्ड एंड डन, अब हो गया। हर बार एक नई चुनौती, परिस्थितियां नया नया रूप लेकर आपके सामने कठिनाइयां पैदा करती रहेंगी। आपको निरंतरता में तैयार रहना होगा उन परिस्थितियों के लिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये पड़ाव है, अभी आगे बहुत संघर्ष बाकी है, बहुत कार्य करने बाकी आपने हैं। अपने पापा को भी देखा, आपने अपने चाचा की पॉलिटिक्स भी देख ली खुद के साथ, तो क्या अपने चाचा से आप ये गुजारिश भी करना चाहेंगे कि हाजीपुर से वो चुनाव नहीं लड़े? मैं दोहराता हूं, मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला। ये फैसला उन्हीं को लेना है, और अपने बेहतर भविष्य के लिए वो जो फैसला लेंगे, मैं उसको। एक दूसरे के साथ रहे हैं आप लोग एक वक्त पर एलजेपी के साथ, तो क्या है मन की बात? मन में ऑनेस्टली बोलूं, कोई बात ही नहीं है। हरा देंगे अगर वो आएंगे तो? मैं बहुत आगे निकल गया हूं अब इन सब चीजों से। अब ध्यान नहीं जाता उस तरफ। वो मुश्किल बनेंगे, चुनौती बनेंगे? आपको लग रहा है कि चिराग के सामने अब खुला आसमान है, कोई चुनौती हाजीपुर सीट को लेकर कम से कम आप नहीं देख रहे हैं? इतना अहंकार मुझ में नहीं है कि मैं ये मान के चलूं कि अब कोई चुनौती नहीं, कोई कुछ नहीं। राजनीति में हमेशा चुनौतियां रहती हैं, और किसी भी चुनौती को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यकीनन वो आएंगे, मैं बिल्कुल उसको चुनौती के तौर पे स्वीकार करूंगा। अंतोगत्वा हाजीपुर की जनता को फैसला लेना है। चाहेंगे रिश्ते अच्छे हो जाएं चाचा से? हाँ, चाचा हैं, पिता की जगह मैंने उन्हें हमेशा माना है। पापा के जाने का हम लोग, पता है, मैं अभी आजकल मैं न्यूज चैनल पे देखता हूँ, दिन भर चलता रहता है चाचा भतीजा, चाचा भतीजा। हम लोग जिस परिवार से आते हैं, हम लोग मझले पापा, छोटे पापा, हम लोग पापा ही कहते हैं। तो ऐसे में पापा के बाद पापा ही थे वो। तो
बट हाँ, फैसला बड़े होने के नाते, फिर मैं जिस परिवार से आता हूँ यहाँ पे फैसला भी घर के बड़े ही लेते हैं। ठीक हम है। तो छोटे हैं, सिर्फ फॉलो ही करते हैं। तब भी फैसला उन्होंने लिया था, आज भी वही लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब आगे का फैसला आपका क्या रहता है? चिराग पासवान जी, इस पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। चाचा भतीजे की जंग जोरदार है, लेकिन इसी के साथ रिश्तों को सुधारने की कवायद और कोशिश भी है। लेकिन फिलहाल मौजूदा राजनीति में जितनी समझ हम लोगों की है, दोनों की राह अलग हो चली है। अब ये किसको ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, किसको नुकसान, इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।